हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, समय है आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का, और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। तो हमने बहुत सारी बातें जो है वो हमने कर ली है, और आज हमारा सबसे सरल और लास्ट टॉपिक है वो है संचारण। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप पहले के वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करना। चलिए बात करते हैं अपन संचारण की। देखिए, संचारण हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में भी थोड़ा पढ़ा था और आज फिर आ गया है संचारण। क्या होता है? जो आपकी धातुएं होती है वो धातुएं अगर कभी नमी या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वो उसकी खुद की जो ओरिजिनल स्थिति होती है उसमें कुछ न कुछ सह जाता है ना। या फिर यूँ कहें कि उनके जो वास्तविक संगठन होता है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिससे वो संचारित हो जाती है, और संचारित होने की प्रक्रिया को ही हम संचारण बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में कर ली थी। आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी धातुएं हैं जिनमें किस किस तरह से संचारण होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों सांधी की। तो दोस्तों सांधी जो है ना, सांधी की आपने देखी होगी, सांधी पर जो है काले रंग की परत आ जाती है। अगर सांधी को आप कुछ दिन तक वायु में खुला छोड़ें, सांधी को क्या करें, कुछ दिन तक वायु में खुला छोड़ते हैं तो इस पर काले रंग की परत जम जाती है। कैसे रंग की? काले रंग की जो है परत छट जाती है। तो यही आपका क्या है, सांधी का संचारण है। तो सांधी पर जो काले रंग की परत छट रही है वो वैसे छटती किस कारण है? तो वायु के अंदर होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। तो ये जो सांधी है ये सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है? ये सिल्वर सल्फाइड बना देती है। सिल्वर सल्फाइड बना देती है, AgS। और AgS की जो सांधी है उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। तो ये आपका सांधी का संचारण होता है। ये आपका क्या होता है? सांधी का संचारण होता है। उसके अलावा अपन बात करते हैं कॉपर की। दूसरे चैप्टर में हमने इस कॉपर की भी बात करी थी। जो कॉपर होता है, कॉपर पर भी आप देखोगे कॉपर क्या करता है, वायु से आर्द्र CO2 होती है, आर्द्र CO2 से रिएक्शन करता है। कॉपर किसके साथ रिएक्शन करता है? आर्द्र। आर्द्र मतलब थोड़ी सी नम, है ना। नम जो आपकी CO2 होती है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, इस कॉपर के ऊपर भूरे रंग की परत बना देता है। कैसे रंग की परत बना देता है भाई? भूरे रंग की परत बना देता है। और ये परत ऐसी होती है, ये धीरे धीरे, जैसे कोई कॉपर होता है, कॉपर अगर आप कॉपर के बर्तन है या कॉपर की कोई भी वस्तु है उसको अगर आप खुले में छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, आर्द्र CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और एक भूरे रंग की परत बना देगा, है ना। वैसे कॉपर जो होता है, कॉपर चमकीला होता है, थोड़ा चमकदार होता है, तो धीरे धीरे इसकी चमक भी खत्म हो जाती है और इसके ऊपर भूरे रंग की परत बन जाती है। तो ये आपका क्या है, कॉपर का संचारण होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो लोहा होता है, लोहा, तो जो लोहा होता है वो लोहा अगर नम वायु के साथ रहता है, या जैसे अपन बात करें लोहे को अगर सीधा सीधा अपन वायु के संपर्क में रखते हैं तो ये नम वायु या नमी के टच में आ जाता है, नमी के टच में आ जाता है तो ये क्रिया करके जंग बना देता है। क्रिया करके क्या बना देता है? जंग बना देता है। तो ये इस तरह से लोहे का संचारण हो जाता है। सिंपल सी कहानी ये है कि अगर कोई भी धातु है और वो धातु कभी अम्ल के या कभी वायु के या कभी नमी के संपर्क में आती है तो वो अपने जो वास्तविक संगठन है उससे थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है उसमें, तो वो आपका संचारण होता है। ठीक है ना। तो ये जो लोहा है, लोहा नम वायु या फिर नमी से क्रिया करके क्या, लोहे के ऊपर ऐसे भूरे रंग की परत बनेगी, सिंपल सी भूरे रंग की परत बनेगी, वही आपका क्या कहलाएगा? जंग कहलाएगा। ठीक है ना।
तो ये संचारण है। अब अपन बात करते हैं संचारण रोकने के तरीकों के बारे में। तो अगर आप लोगों को संचारण को रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं, संचारण को कम कैसे कर सकते हैं? तो देखो कुछ सिंपल से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप लोग संचारण को कम कर सकते हो। देखो जैसे सामान्य अपन बात करें कि अगर आप लोग घर पे कोई लोहे की वस्तुएं लाते हैं, घर पे कोई लोहे की वस्तु लाते हैं तो सिंपल सा है, हमें पता है कि उस पर जंग लग जाएगी अगर वो बारिश के दिनों में बाहर रहा लोहा, या बारिश के दिनों में जब वातावरण के अंदर नमी होती है तो वो नमी लोहे के साथ अभिक्रिया कर देती है और क्या कर देती है, जंग का निर्माण कर देती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सामान्यतः अपन पता है संचारण को रोकने के तरीके, है ना, संचारण को रोकने के तरीके। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर कर देते हैं, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, तो कलर। तो पेंट करके संचारण को रोका जा सकता है। पहली बात, पेंट करके संचारण को रोका जा सकता है, ठीक है। दूसरा, और तेल लगाकर रोका जा सकता है, ठीक है, तेल लगाकर या फिर ग्रीस लगाकर, क्या करके, ग्रीस लगाकर हम लोग संचारण को रोक सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी धातु की कोई वस्तु है उसके ऊपर अपन बढ़िया सा कलर कर दें तो वो क्या है, या जैसे अम्ल है या फिर मान लो नमी है या कोई वायु है तो उसके टच में नहीं आएगी, डायरेक्ट टच में नहीं आएगी तो वो धातु संचारित नहीं होगी, ठीक है। ये यही तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक होता है यसद लेपन, यसद लेपन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक होता है क्रोमियम लेपन, ये वो विधियां हैं जिनके द्वारा अपन लोग। इसके अलावा एक होता है मिश्र धातु, क्या होता है, मिश्र धातु। इसके अलावा होता है एनोडीकरण। ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप लोग संचारण को रोक सकते हो, ठीक है। अच्छा, सीधा एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है संचारण को रोकने के 2 या 3 तरीके बताओ, तो आप लोग बता देंगे पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा करके, यसद लेपन या क्रोमियम लेपन या मिश्र धातु या एनोडीकरण करके। ये सिंपल से जो है तरीके संचारण को रोक सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, इसमें से आपको ये ध्यान रखना है यसद लेपन क्या होता है। देखो यसद लेपन कुछ भी नहीं है, देखते हैं अपन क्या है। बहुत सिंपल सा है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि यसद लेपन होता क्या है। तो मान लो कोई लोहा है या इस्पात है, लोहे या इस्पात है, इन पर आप लोग क्या करें, इन पर एक जिंक की परत चढ़ा दें। इन पर किसकी परत चढ़ा दें, जिंक की। ये जिंक है, कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा आपको जस्ता, कहीं कहीं नाम क्या मिलेगा भाई, जस्ता। अगर आप लोग क्या करो, लोहे या इस्पात पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा देते हो तो ये आपका क्या है, यसद लेपन है। सिंपल, यसद लेपन। अगर आप लोग क्या करो, लोहे पर या इस्पात पर जिंक, दूसरा नाम इसका क्या है, जस्ता भी मिल सकता है, जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दो तो ये जो है इस विधि को हम लोग यसद लेपन कहते हैं, ठीक है ना। ये परत बहुत पतली भी होती है, धीरे धीरे अगर ये परत हट भी जाती है तब भी जो जिस पे यसद लेपन किया गया वो धातु या लोहे की जो भी वस्तु बना रखी है वो लगभग सुरक्षित ही रहती है। तो कुल मिला के ये है यसद लेपन कि अगर आप लोहे या इस्पात पर जिंक की परत चढ़ा दे रहे हो तो सिंपल बात ये है, क्या है, आपका यसद लेपन है। दूसरा एक नाम हमने लिखा था मिश्र धातु। क्या होता है मिश्र धातु? देखो सामान्यतः अगर कोई धातु है और उसको अपन एक दूसरी धातु के साथ मिक्स कर दें, है ना, तो ये मिश्र धातु बन जाएगा। तो क्या धातु एक या दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण, धातु का सममांगी मिश्रण कह सकते हैं, सममांगी मिश्रण, ठीक है। ये क्या कहलाता है, मिश्र धातु। यानी कि 2 धातुओं को अगर अपन एकदम ऐसे मिलाएं जिससे अपन को पता ही नहीं चले कि यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर जिंक है, तो इस तरह से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये आपका
जो मिश्रण बनता है वो आपका मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, दो या दो से अधिक धातु, मतलब एक धातु के साथ हम लोग दूसरी धातु को मिला रहे हैं तो वो आपका मिश्र धातु है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर आप एक धातु ले सकते हो, धातु, और उसके साथ आप लोग अधातु भी मिला सकते हो, अधातु भी मिला सकते हो, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, मिश्र। अगर बनानी कैसे है, तो बनानी ये है, जिस धातु का आपको मिश्र धातु बनाना है, जैसे मान लो तो उसमें से एक धातु को आप क्या करो, बहुत गर्म करके पिघला दो, गर्म करके क्या करो, पिघला दो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दूसरी धातु उसके अंदर मिक्स कर देनी है और उसके बाद उसको कमरे के तापमान पर ठंडा कर देना है। सिंपल कहानी है कि सबसे पहले क्या करो, जो मेन धातु है, मूल धातु जिसे अपन कहते हैं, उस धातु को बहुत ज़्यादा गर्म करो, ऐसा गर्म करो कि वो एकदम गलित अवस्था में आ जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फिर आप लोग क्या करो, दूसरी धातु को उसके अंदर डाल दो। ठीक है, उसके बाद मिल जाए उसको फिर कमरे के तापमान पर क्या करो, गर्म कर दो, कमरे के तापमान पर ठंडा कर दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मिश्र धातु बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक नाम आप लोगों को मिलेगा अमलगम, ध्यान रखना, अमलगम। अमलगम क्या होता है, देखो अमलगम कुछ नहीं है, आप लोग मिश्र धातु बना रहे हो और उसमें से अगर एक धातु आपकी क्या है, पारा, एक धातु क्या है, पारा, तो वो आपका अमलगम कहलाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मान लो कोई मिश्र धातु बनाई, एक लोहा लिया, उसके साथ में अगर आपने एक धातु क्या ले ली, पारा ले ली, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अमलगम कहलाएगा। ठीक है ना, पारा का दूसरा नाम क्या मिलेगा भाई, मरकरी। यहाँ इसका प्रतीक पूछे तो ध्यान रखना Hg। ठीक है, अमलगम क्या है पूछा जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे, अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है या मरकरी है तो वो आपका अमलगम कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अमलगम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु में विद्युत चालकता, मिश्र धातु की विद्युत चालकता और इनका गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है। ठीक है ना, विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है, किससे, जो इनकी मूल धातु होती है उससे इनका गलनांक और विद्युत की चालकता जो है वो कम होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। देखते हैं और अपनी कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं, उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, तो देखते हैं अपन कौन कौन सी किस किस से मिश्र धातुएं बनती है। चलो भाई, देखो अगर हम लोगों को बनाना है पीतल, क्या भाई, पीतल एक मिश्र धातु है, पता है आप लोगों को। अगर हम लोगों को क्या बनाना है, पीतल, तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, तांबा लेना और जिंक लेना। यहाँ क्या लेना, तांबा, और क्या लेना, जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता। तांबे को क्या बोलते हैं, तो कॉपर, है ना। तो तांबे का सूत्र प्रतीक Cu और जिंक का Zn। ठीक है, अगर आप लोग तांबा और जिंक को मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पीतल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और जैसे कांसा बनाना आप लोगों को, ये भी एक आप लोगों से सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है वो मिश्र धातु है, कौन सी मिश्र धातु पूछी जाए, तो ऑप्शन में पीतल या आए, तांबा आए, या कांसा आ जाए, या जिंक आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी हमारे पास मिश्र धातु हैं, तो इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो पीतल बनाना है तो क्या करो, कॉपर लो, उसमें जिंक डालो, दोनों को मिलाओ, आपका पीतल बन जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को कांसा बनाना है तो आप लोगों को क्या लेना, तांबा लेना, और आप लोगों को क्या लेना, टिन लेना। तांबा और टिन, देखो तांबे का तो प्रतीक Cu है, कॉपर है, टिन का प्रतीक बताइए भाई, टिन का प्रतीक आप लोग बताएंगे। एक हमारे होती है सोल्डर। तीन मिश्र धातुएं जो हैं सामान्यतः हमारे कोर्स में दे रखी है। सोल्डर बनाना है तो सिंपल सा है, एक तो आप मिलाओ सीसा, और एक मिलाओ आप टिन। अच्छा, सीसा का प्रतीक बता दो, टिन का प्रतीक तो
नहीं आया पहली बार। टिन का प्रतीक होता है Sn। टिन का प्रतीक क्या है? Sn। तो सीसा का प्रतीक, सीसा का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? लेड होता है। सीसा का प्रतीक दूसरे चैप्टर में लगातार चला है, Pb होता है। ठीक है, तो ये 3 मिश्र धातुएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो पीतल, पीतल जो है वो तांबा और जिंक से बनता है। कांसा जो है वो तांबा और टीन से बनता है। और आपका सोल्डर है, ये क्या कहाँ किससे बनता है? सीसा और टीन से बनता है। इन लोगों के टिन के और सीसा के प्रतीक जो है वो थोड़े से अलग है, तो ध्यान रखिए टिन का प्रतीक Sn होता है और आपका सीसा का प्रतीक जो है वो है Pb होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिए जो सोल्डर है ना, सोल्डर का जो गलनांक है बहुत कम होता है। सोल्डर का गलनांक कम होता है और इसका यूज जो है, इसका यूज है वो विद्युत तारों के वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग में होता है। आई बात समझ में? तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सोल्डर का जो है उपयोग कहाँ पर होता है? तो सोल्डर का उपयोग, इसका गलनांक कम होता है। दूसरा, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? विद्युत तारों के वेल्डिंग करने। मान लो वेल्डिंग जो होता है, 2 तार है उनको जोड़ना है, तो ये वेल्डिंग हो गया। तो उनको वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोल्डर का उपयोग किया जाता है। सिंपल कहानी आप लोगों को समझ में आई? चलो नेक्स्ट बात है, और क्या क्या अधातु मिला करके अपन क्या कर सकते हैं? मिश्र धातु। देखो हम लोगों ने बात करी कि धातु और एक और धातु, 2 धातुओं को अगर अपन समांगी मिश्रण बनाते हैं तो वो आपका मिश्र धातु कहलाती है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप लोगों के साथ, अच्छा आपको पता है जो लोहा होता है, लोहा शुद्ध लोहा होता है ना, शुद्ध लोहा जो होता है वो बहुत नरम होता है। शुद्ध लोहा क्या होता है? नरम होता है। अब नरम है तो इसके औजार नहीं बनाए जा सकते, इसको अपन काम में ले ही नहीं सकते। काम में कैसे ले सकते हैं? आपको पता है सोना जो होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 100 कैरेट का। अगर 100 कैरेट का सोना है तो वो बहुत नरम होता है, तो नरम है तो उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। अगर अपन एकदम प्योर सोना लाए तो उसके आभूषण तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब जो हमें सुनार देता है वो प्योर सोना नहीं देता है। तो भारत में जो सामान्यतः आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, और 2 कैरेट जो है 22 कैरेट के क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं। शुद्ध सोने के क्यों नहीं बनाए जाते आपसे पूछे तो आप पता रखेंगे कि शुद्ध सोना जो होता है वो एकदम नरम होता है, और नरम होने की वजह से आभूषण बनेगा ही नहीं। मान लो हम लोगों ने एक डिजाइन बनाई तो वो नरम है, थोड़ा उसके ऊपर भार आया तो उसकी डिजाइन चेंज हो जाएगी, तो फिर वो आभूषण काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग सामान्यतः 22 कैरेट सोने का आभूषण बनाते हैं। तो 2 कैरेट का हम क्या डाल देते हैं इसमें? तांबा डाल दो, चांदी डाल दो। चांदी तो कोई नहीं डालेगा, चांदी तो वैसे ही महंगी है, तो तांबा डाल देंगे या कोई और चीज़ें डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये भी बातें आपके कोर्स की है, ठीक है ना? तो क्या है, आपसे पूछे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। आभूषण जो बन रहे हैं वो कितने कैरेट के बन रहे हैं? 22 कैरेट का, और 100 कैरेट जो है वो शुद्ध सोना है। ठीक है, शुद्ध सोने के आभूषण इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि वो नरम होता है। अब बात यही है, लोहा जो होता है वो शुद्ध, वो बहुत नरम होता है। शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, तो उसके क्या नहीं बन सकते? तो इसके कोई भी औजार नहीं बन सकते, कहीं काम नहीं आ सकता। आपको पता है लोहे के तो गाड़ियाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो शुद्ध सोना नरम होता है तो क्या किया जाता है? तो इसमें कार्बन मिला दिया जाता है। क्या मिलाते हैं? अगर नरम है तो इसमें हम मिला देते हैं कार्बन। ठीक है, कितना मिलाओ? बहुत कम मिलाना है, 0.05% अगर अपन इसमें कार्बन मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? ये लोहा कठोर हो जाएगा। तो आपका लोहा क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। फिर आप लोग आराम से कोई भी जो भी बनाना है आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना? अगर आप लोग लोहे के अंदर क्रोमियम क्या डालो? क्रोमियम या निकल डालो तो ये जो है लोहा, इस पर जंग नहीं लगेगा। तो क्या होगा? जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना? शुद्ध लोहा है तो उसके पहली बात तो वो नरम होता है। अगर आप लोगों ने उसमें थोड़ा कार्बन डाला तो वो कठोर हो जाएगा। तो फिर इसके आप कोई भी औजार, गाड़ियाँ वगैरह सब बना सकते हो। दूसरी बात ये है कि लोहे पर जंग लग जाता है। अगर हम लोग इसमें क्या डालें? क्रोमियम या निकल डालते हैं तो ये
इस पर जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेलनेस इस्पात बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, स्टेलनेस इस्पात बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के इस धातु और अधातु में थी। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारा चौथा चैप्टर, जो कि है कार्बन और उसके यौगिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये पार्ट पूरा हो गया, अगला पार्ट शुरू करें। उससे पहले अपने सारे के सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करवा देना, ताकि सारे के सारे बच्चे वो पार्ट पढ़ लें। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, हमारे इस केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और लास्ट चैप्टर है। तो सारे बच्चों को जोड़ देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।